हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एविजन इंस्टीट्यूट। और जैसे कि आप लोगों को टाइटल में पता चल गया, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, तो कुछ मेरे पास आरआरबी एनटीपीसी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ चुका है। जो रियल एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था, वही सारे क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट के थ्रू और कुछ मैंने अपने रिसर्च से आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यही जो 2020-21 में हम लोग का एनटीपीसी प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आपका एग्जाम अपकमिंग डेज में है तो आप लोग डेफिनेटली इस सेशन को देखना, या तो अगर आप फ्यूचर में भी सोच रहे हो कि आपको एनटीपीसी एग्जाम देना है तो ये सेशन आप लोग देखना। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये था एक फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि 3 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 36 सेकंड्स, 40 सेकंड्स एंड 48 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली. They start ringing together at a particular time. They will ring together after every. इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 बेल है। एक बेल 36 सेकंड्स के बाद बजता है, दूसरा 40 सेकंड के बाद, और तीसरा जो है 48 सेकंड के बाद बजता है। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि आखिर ये तीनों फिर से एक साथ कब बजेगा, फिर से एक साथ कब बजेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है वहां पे आपको जनरली एलसीएम ही करना होता है, और एलसीएम से आपको पता लग जाएगा आखिर कितना सेकंड बाद वो तीनों एक साथ बजेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है टुगेदर वाला जो केस है। या तो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, बेल के जगह पे ट्रैफिक लाइट है, इस तरह का इंटरवल में जल रहा है, तो आपको कह सकता है कि डायरेक्टली बताइए कब एक साथ होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एलसीएम ले लेंगे। कितना ले सकते हैं हम लोग, फटाफट 2 ले लेंगे। 18, 20, 24, फिर जाएगा हमारा यहाँ पे 2, 9, 10, 12, फिर यहाँ से आप 2 ले सकते हो, 9, 5, यहाँ पे 6 बन जाएगा। अब हम लोग 3 के साथ जा सकते हैं। 3 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे देख सकते हो 3, 5, 2 डिविजिबल नहीं है, मतलब यहीं पे आपका एलसीएम खत्म हो चुका है। तो डायरेक्टली एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी फैक्टर यहाँ पे आया हुआ है सारे फैक्टर को प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलिए सारे फैक्टर को एक बार प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 5 दूना 10, 30, 90, 180, 180 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। इसका मतलब ये हो रहा है कि आफ्टर 720 सेकेंड्स दे विल रिंग टुगेदर। 720 सेकंड के बाद ये तीनों के तीनों बेल जो है वो एक साथ बज जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो मेरा मिनट में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 मिनट्स। क्या आ गया आंसर मेरा, 12 मिनट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 मिनट के बाद तीनों के तीनों जो बेल है वो एक साथ फिर से बज जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12 मिनट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका डेफिनेटली बनना चाहिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा एलसीएम से ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया था, कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ था। यहाँ पे डेटा में भी चेंज हो सकता है क्योंकि मुझे पर्टिकुलर डेटा नहीं मिला था। तो आपको यहाँ पे क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो मेरे पास 3 फ्रैक्शन है, एक है 2/3, एक है 3/5 और एक है 11/15। हम लोग कोशिश ये करेंगे नीचे जो इसका न्यूमरेटर है, सॉरी डिन्यूमरेटर जो है, तो फिर 3, 5, 15 को हम लोग यहाँ पे इक्वल बना देंगे। तो इक्वल बनाने के लिए 3, 5, 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑलरेडी 15 है, तो इसको हम लोग 5 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो 10/15, 9/15 और 11/15। सही है।
सबके नीचे 15 आ गया। अब हम लोग आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं आखिर कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के सीक्वेंस में इसको लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 11/15 है सबसे बड़ा। तो फिर 11/15 किसको डिनोट करता है, इसको। तो 11/15 जो है वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में, 10/15 के कंपैरिजन। तो 10/15 कौन है, 2/3 है। और उससे भी छोटा कौन है मेरा, 3/5। तो 3/5 से बड़ा ये। तो इस तरह का आपका डिजाइन में आ जाएगा। ग्रेटर देन साइन ये है और ये आपका लेस देन साइन होता है। तो यहाँ पे 2/3 और 3/5, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसानी से हम लोग ऑप्शन बी को जस्टिफाई कर लिए। अदर केसेस में आप ये भी कर सकते हो कि 2/3 का डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया आप, 3/5 को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। फिर चेक कर सकते हो आप आखिर कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन डेसिमल से कहीं ज्यादा आसान है कि आप उस तरह से फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसको आप नीचे बराबर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, 3 द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 18। 3 नंबर है, लेट्स से x, y और z, 18 सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो 162 है। तो प्रोडक्ट मतलब x, y, z 162। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स मींस हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई अगर z है तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं z से। तो z प्लस जेड इज 18, तो z इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या मिल गया है, z 9 मिल गया। अगर z 9 है विच इंप्लाइज हम लोग ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चला z जो है वो 9 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं z 9 के बराबर है। अब हमें दो चीज पता है, हमें क्या पता है, z अगर यहाँ पे 9 है, लेट्स से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड का जगह पे 9, तो 9 क्या होगा 162/9 हो जाएगा। तो 9 से एक बार, फिर 72, 8, 18, मतलब x प्लस वाई 9 है और एक्स वाई जो है वो 18 है। तो यहां से हम लोग कुछ भी ना करके बाहर वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि दो लोगों का सम 9 है लेकिन प्रोडक्ट 18 है। वो कब होगा, जब x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3 होगा, तब जाके दोनों का सम 9 होगा और प्रोडक्ट 18 होगा। इस चीज को आप बाहर वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसलिए कैलकुलेशन नहीं चाहिए हमें। तो सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग ये भी कहेगा कि x इक्वल्स टू 6 या तो y इक्वल्स टू 3, या तो ये भी तो हो सकता था x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 6। तो दोनों ही केस में आपका रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो x का स्क्वायर, इसको हम लोग फिर हटा देते हैं, x का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर, z 9 है तो 81, 90, 36, 126 आंसर बन गया। ठीक है, तो 126 आपका आंसर हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ था। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को डेफिनेटली एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जियोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जियोमेट्री का कैसा क्वेश्चन, साइड ए बी इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ ए ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 130 सेंटीमीटर। कोई भी एक ट्रायंगल की बात यहां पे किया जा रहा है। लेट्स से ए बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ए बी जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया। हुज पेरीमीटर इज 130, उसका मतलब ये होता है कि ए बी
प्लस BC प्लस AC और CA दैट्स इज इक्वल टू 130। यहाँ पे हमें AB ऑलरेडी पता है 60, तो फिर BC प्लस AC इज 70। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का सम कितना हो जा रहा है? दोनों का सम यहाँ पे मेरा बन जा रहा है 70। इफ द ट्रायंगल ABC, अच्छा ABC जो एंगल है ABC, ये वाला एंगल कह रहा है कि अगर 60 डिग्री का है, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज अप्रॉक्स। अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो हमें ये बताना है कि इसका जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितना हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास दो चीज निकल के आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा साइड है, हम लोगों को पहले से पता था। अब ये 60 है, तो ये जो भी एंगल होगा दैट शुड बी मोर देन 60। ये अगर 60 है और ये सबसे बड़ा साइड है, तो ये 60 से बड़ा एंगल होगा। तो लेट से ये 70 डिग्री का एक एंगल था, लेट से ये एक 70 डिग्री का एंगल था। तो अगर ये एक 70 डिग्री का एंगल होगा तो 60 और 70 मिला के कितना हो जाता है मेरा? 130 डिग्री। डिग्री में हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में 130, तो कितना होता है? और 50 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो लेट से यहाँ पे 50 होगा। ये हम लोग किस एजम्पशन बेसिस पे ले रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो साइड है ये लॉन्ग है, सबसे बड़ा साइड है, मतलब ये वाला साइड जो होगा वो सबसे छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज पता है हमें इन दोनों साइड्स का एडिशन पता है जो कि 70 होगा। तो लेट से ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे पॉसिबल ये है कि ये 40 हो सकता है और ये मेरा 20 हो सकता है। क्यों मैं इसको 20 ले रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे एक 20 है, इसलिए हम लोग एक को 40 और एक को 20 ले रहे हैं। लेट्स से कि अगर हम लोग इस ऑप्शन को चूज करते तो क्या दिक्कत होता? 24.8 को, तो टोटल 70 है, टोटल 70 है। और अगर एक 24.8 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये फिर 5 बन गया, 3, तो यहाँ पे 45.2 बन गया। मतलब 24.8 अगर एक होता तो दूसरा मेरे को कितना हो जाता? दूसरा मेरा 45.2 बन जाता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेट बताना है और शॉर्टेस्ट साइड बताना है। सबसे छोटा क्या बन सकता है, तो सबसे बड़ा क्या बन सकता है? यहाँ पे पॉसिबल केसेस क्या है? सबसे बड़ा मेरा बन सकता है अगर मैं 35 70 ना लेके, ध्यान से आप लोग सुनिए तो आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। अगर मैं 35 70 ना लेके इसको मैं अगर 36 ले लेता हूं और इसको 34 ले लेता हूं, तो ये सबसे बड़ा ये और ये हो सकता है। इस तरह का केसेस हो सकता है। लेकिन जब सबसे छोटा बनाना है तब आपको सबसे छोटा ऑप्शन को ही क्लिक करना है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ये वाला साइड 60 से बड़ा ना हो जाए। मतलब 70 माइनस अगर 16.2 करेंगे तो क्या वो 60 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ठीक है। 60 डिग्री एंगल से हमें क्या पता चल रहा है? 60 डिग्री एंगल से हमें यह पता चल रहा है कि इसका जो बड़ा वाला साइड है उसका 60 से ज्यादा होगा, तो 70 मान के चलो। और ये अगर 60 है और ये 70 है तो ये 50 होगा, तो 50 होगा मतलब ये वाला शॉर्टेस्ट साइड होगा। और हम लोग जानते हैं इन दोनों का सम जो था वो 70 था। तो 70 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक को छोटा बनाओ एक को बड़ा बनाओ, और यहां पे आपको मैक्सिमम बना देना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा बना दीजिए आप। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था एक टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस काफी इजी होता है एग्जाम में, लेकिन अगर आपको एलसीएम वाला मेथड पता है तो। और मैंने काफी ज्यादा टाइम एंड वर्क का क्लास ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को टाइम एंड वर्क में दिक्कत है तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट से देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे टाइम एंड वर्क का आपको क्लास मिल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए कैन डू ए वर्क इन 16 आवर, बी कैन डू इट इन 24 आवर। इफ बोथ वर्क टुगेदर देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टॉप
सो द वर्क इज कंप्लीट इन 10 आवर। यहां पे क्वेश्चन तो सिंपल कह रहा है कि ए 16 घंटा में काम को कर सकता है, बी 24 घंटा में कंप्लीट कर सकता है। कह रहे कि दोनों अगर साथ में काम करे तो बी कब रुक जाएगा कि 10 घंटे में काम खत्म होगा। तो बी रुक जाएगा मतलब ए जो होगा वो पूरा का पूरा 10 आवर्स काम करेगा। यहीं पे अगर आपको ये लूप होल पता चल रहा है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे बी को स्टॉप करना है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी हो रहा है कि ए को नहीं स्टॉप करना है। तो ए कितना देर काम करेगा, कंप्लीटली 10 आवर। तो कंप्लीटली 10 आवर काम करेगा यहाँ पे मेरा बी। तो ए हो गया 1 आवर, सॉरी 10 आवर काम करेगा। 16 और 24 एलसीएम ले लो, 48। एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी 48 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो गया। एफिशिएंसी पता चल गया। तो ए अगर 10 घंटा काम करेगा तो कितना वर्क कर लेगा ए अकेले, 10 × 3 तो 30 यूनिट। तो फिर बी जो रिमेनिंग वर्क है वही करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 48 - 30 मतलब 18 काम बी करेगा। और 18 काम बी 2 यूनिट के 2 एफिशिएंसी से करेगा तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब बी को 9 घंटे के बाद मुझे स्टॉप कर देना है। बी को 9 घंटे के बाद मुझे स्टॉप कर देना है। बी अगर 9 घंटा कर लेगा तो 18 यूनिट कम कर लेगा और ए पहले से अंत तक रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। दैट्स मीन ए जो है वो अपना 30 यूनिट का काम कर देगा फुल टाइम में। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो लगभग आपका मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आया था सबके सब बन जाता और काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। द एवरेज ऑफ 32 नंबर इज 0, मतलब 32 नंबर का जो एवरेज है वो सीधा सीधा 0 है। इसका मतलब कुछ नंबर्स पॉजिटिव है, कुछ नंबर नेगेटिव है, तभी एवरेज जो है वो 0 आ रहा है। एवरेज किन केस में 0 आता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2 नंबर है, लेट्स से 2 नंबर है मेरे पास जिसका एवरेज जो है वो 0 है। इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तभी 0 होगा। एवरेज 0 होने के लिए सम 0 होना बड़ा जरूरी है। क्या मैंने बताया, एवरेज 0 होने के लिए सम 0 होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एवरेज 0 तो सम भी 0। तो सम कब 0 हो सकता है, जब कुछ पॉजिटिव नंबर हो और कुछ नेगेटिव नंबर हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्या बताया, 2 नंबर का एवरेज 0 है, मतलब एक अगर -18 है तो दूसरा +18, दोनों का सम 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज भी 0 हो गया। तो इस तरह का केसेस है यहाँ पे। तो 32 नंबर है जो कि एवरेज 0 है, मतलब 32 नंबर का जो सम है, 32 नंबर का जो सम है दैट शुड बी 0, वो 0 हो जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितने सारे नंबर्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मान के चलो लेट्स से कि 31 नंबर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और इसका जो सम आएगा, मान लो इसका सम आ गया 2 3 5 7 8 9, कुछ भी जो 31 पॉजिटिव नंबर है उसका सम अगर मान लो इतना आ गया तो एक नेगेटिव कंसीडर कर लो जो कि -2 3 5 7 8 9 ले लो आप। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर एटमोस्ट मुझे कहां है, कितने सारे नंबर पॉजिटिव हो सकता है, तो 31 नंबर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। कम से कम के केस में 1 एटलीस्ट अगर होता यहां पे तो 1 होता, लेकिन अगर एटमोस्ट कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है तो 31 नंबर होगा, क्योंकि एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा जो कि नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस काफी बार आ चुका है एनटीपीसी में, नॉट ओनली दिस टाइम, ये काफी बार क्वेश्चंस आया हुआ है इस तरह का डेटा चेंज करते हुए। तो अगर एवरेज में आपको थोड़ा सा नॉलेज है और थोड़ा आप अगर इस तरह का प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मेंसुरेशन टू साइड ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर एन एंगल बिटवीन देम इज ए परफेक्ट राइट एंगल। तो ये कुछ इस तरह का केसेस है। ये अगर 32 है तो ये 24 है और यहां पे जो एंगल है वो परफेक्टली 90 डिग्री है, तो बहुत सही है। द अदर टू साइड 25 मीटर ईच। अदर टू साइड का मतलब यहां पे एक साइड जो कि मेरा 25 है और एक साइड जो कि मेरा 25 है, तो लेट से ये भी मेरा 25 है। और यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो क्या पूछ रहा है, एंड अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। ये जो बाकी सब एंगल है वो राइट एंगल नहीं है। आदर्श जितने सारे एंगल्स है वो राइट एंगल नहीं है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये एक ट्रापीजियम है। क्या है, एक ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का फिगर हम लोग जानते हैं इस तरह का होता है, ये 90 डिग्री है और इस तरह का केसेस दिया हुआ है। तो अगर ये 24 है तो इसमें इसके ऊपर अगर हम लोग और एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, इसके ऊपर अगर और एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे तो वो भी 24 होना चाहिए। ये कंप्लीट अगर मेरा 32 था तो यहां से यहां तक ये 25 होगा, बचा है कितना 7। तो यहां पे मेरे पास दो फिगर है। पहला फिगर जो एक रेक्टेंगुलर शेप का है जिसमें इधर 24, यहां पे भी 24, ये 25 और ये 25, और एक ट्रायंगल फिगर है जिसमें इस तरह का दिया हुआ है, ये 24 और ये 25 और ये 7। अगर इधर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री ही होगा। इधर अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। दैट्स मीन ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलिए इसका अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल का ले लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और जो मेरे पास रेक्टेंगल है उसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइट इसका 24 है, और लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 25 इंटू 24। तो यहां से ये हो जाएगा, सॉरी, यहां से ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 84, और 25 इंटू 24, 625 से एक 25 कम तो 600, तो कितना हो गया 600 प्लस 84, तो 684। ये काफी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन कहीं ना कहीं मेंसुरेशन का ही है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया ही तो डाउट है, आना डेफिनेटली चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आप लोग पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ चुके हो। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। 684 ऑप्शन डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, ए कोनिकल कप, ये भी एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ए कोनिकल कप इज फिल्ड विथ आइसक्रीम, द आइसक्रीम फॉर्म पे हेमोस्फेरिकल शेप। तो यहां पे मेरे पास दो चीज है, एक कोनिकल है दैट्स मीन इस तरह का एक शेप, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है जो कि आइसक्रीम कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो ये आपका उसके ऊपर लेट से आइसक्रीम है। इसका मतलब मेरे पास दो फिगर है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइसक्रीम फॉर्म में हेमिस्फीयर से ओपन टॉप, द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट
इज 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक जो है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल है, स्पेयर शेप है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगा। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। तो रेडियस तो फिर इसका जो हाइट है ये भी 7 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन वही कह रहा है कि रेडियस जो हेमिस्फेरिकल शेप का है उतना ही इसका हाइट भी है। तो हमें सारा कुछ पता चल गया है। देन वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, किसका चाहिए? आइसक्रीम का वॉल्यूम चाहिए। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम कहां तक है? टोटल, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम है। तो पहले हम लोग कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। सब वैल्यू यहां पे डायरेक्टली जाके पुट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो 1/3 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, एच भी यहां पे मेरा 7 है, प्लस 2/3 पाई 22/7, आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो 7 के साथ कैंसिल, यहां पे एक साथ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे? 22/3। यहां पे भी 22/3 है, 3 नहीं कटेगा तो इसलिए 22/3 को ना कॉमन ले लेते हैं। तो बचा कितना? 49। 22/3 अगर कॉमन तो 249, तो 249 मीन्स 98, 147, 22/3 इंटू 147। तो 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 49, 49 इंटू 22। तो 49 इंटू 22 कर दे, वही आंसर होगा। 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, 8 9, 8 8 9 17, 1078, 1078 क्यूब सेंटीमीटर। 1078 क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और एक यहाँ पे जियोमेट्री का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग सुनिएगा। ए इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ए जो है वो सेंटर ऑफ सर्किल है। एक सर्किल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, हुज रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो 8 रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का। एंड बी इज द सेंटर ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। तो बी और एक दूसरा सर्किल है, दोज टू सर्किल टच एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ। तो यहां पे बाहर की तरफ और एक सर्किल है। इस टाइम पे इसका डायमीटर 8 है। तो डायमीटर अगर 8 है तो उसका रेडियस जो है वो 4 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर छोटे वाले सर्किल का डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगा 4। देन द एरिया ऑफ द सर्किल विथ डायमीटर ए बी इज। तो अब जो ये ए बी दोनों को मिला के मेरा एक सर्किल बनेगा, इस तरह का एक सर्किल। तो उसका क्या होगा पूछा है, उसका एरिया क्या होगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहां पे मेरे पास टोटल डायमीटर अब कितने का आ गया? डायमीटर टोटल कितने का आ गया? 12 सेंटीमीटर का। तो अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो आप आराम से कह सकते हो, रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। यहां पे अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। पाई इज पाई, आर स्क्वायर इज 36।
तो 36 पाई विल बी द आंसर। यहाँ पे हमने पाई को नहीं ब्रेक किया क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ था, तो 36 हो जाएगा मेरे पास आंसर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ रहे हो आप बात को? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये दोनों को डायमीटर बनाते हुए जो सर्किल आपका फॉर्म होगा उस पर्टिकुलर सर्किल का कितना एरिया होगा। तो आपको पता चल चुका कि डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो गया, रेडियस 6 है तो एरिया फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात अब नहीं रहा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा जो सेशन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अच्छे से समझ में आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, और चलते चलते चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।